तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेज़ी प्रिंस बिकम अ जीनियस चैप्टर 8। हमारे चैप्टर के शुरुआत में हमें एक ऑर्क दिखाया जाता है और जो अपना सर्वेंट है वो मन में सोचता है जो ये ऑर्क हैं ये कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में मिलते हैं, पर ये अपना साउथ में कैसे है। और साथ ही ये कोई आम ऑर्क नहीं है, इसके गर्दन पर एक हेक्साग्राम पैटर्न है और साथ ही जो इसकी स्किन है उस पर बहुत सारे टैटूज़ हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऑर्क शेर है। अगर आपको नहीं पता कि शेर्स कौन होते हैं तो बस आप ये मान लो कि जो शेर्स होते हैं वो भविष्य देख सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद हमें अपना एरन दिखाया जाता है जो कहता है क्या ऑर्क। फिर जो अपना सर्वेंट होता है वो एरन को उस ऑर्क के पास लेके जाने लगता है और कहता है जो शेर्स होते हैं उनमें जो सबसे अच्छे होते हैं उन्हें ऑर्क शेर्स कहते हैं। और जो एरन होता है वो बताए हाँ मुझे भी पता है, मैंने सुना है, इनसे मिलने मात्र से ही सौभाग्य बदल जाता है। फिर जो अपना एरन है वो ऑर्क के पास जाता है और जो ऑर्क है वो पूछता है कि आप में से कौन अपना भविष्य दिखाना चाहेगा, जिसके जवाब में जो अपना एरन है वो बोलता है वो मैं हूँ। तभी जो अपना सर्वेंट है वो मन में सोचता है जो ये ऑर्क्स होते हैं ये सिर्फ अच्छी बातें कहने के लिए मशहूर होते हैं, अगर ये अपने यंग मास्टर को भी कुछ ऐसा कहेगा जिससे अपने यंग मास्टर खुश हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जिसके बाद जो ऑर्क है वो बोलता है कि आपको किस तरीके का फॉर्चून दिखवाना है, आज का या एक साल बाद का, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें पूछता है और पूछता है कि आप मेरे से जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। जिसके बाद जो अपना ऑर्क है उसका मुंह उतर जाता है और वो एरन से पूछता है क्या सर आप अपनी उम्र बता सकते हो। जिसे सुनकर जो अपना सर्वेंट है वो हैरान हो जाता है और पूछता है क्या तुम्हें एज जाननी है। जिसे सुनकर एरन बोलता है कि मैं 15 साल का हूँ और जो ऑर्क है वो हंसते हुए कहता है आपका भले ही एक बच्चे की तरह शक्ल हो, पर अगर आप मुझे झूठ बोलोगे तो मैं आपका फॉर्चून नहीं देख पाऊंगा। जिसे सुनकर जो एरन है वो बोलता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। फिर ऑर्क बोलता है अगर ये बात सच है तो आपको कोई भी नाइट ऑर्डर में ले सकता है। जिसकी ऐसी बात सुनकर जो अपना सर्वेंट है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर ऑर्क बोलता है अगर आप अपने स्वॉर्ड पाथ पर चलोगे तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। जिसे सुनकर जो अपना सर्वेंट है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है तुम ढोंगी हो, क्या तुम सच में एक शेर भी हो। फिर सर्वेंट वहाँ से जाने लगता है और कहता है यंग मास्टर चलो यहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम यहाँ से चलते हैं। पर जब हमारा एरन जा रहा होता है तो ऑर्क उसे रोकता है और जो ऑर्क है वो एरन को कुछ देते हुए कहता है ये जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, अगर आपको लगे कि आपके कोई चीज़ काम नहीं आ रही तो आप इसे देख सकते हो। जिसे लेकर एरन थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। और एरन को जाता देख जो ऑर्क है वो अपने मन में कहता है इसकी बॉडी भले ही बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो पर जो उसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ 16 साल का है पर जो इसकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्या पता हम एक बार फिर से कभी मिल पाएँ। तभी वहाँ जो दो लोग खड़े रहते हैं वो ऑर्क की बुराई करते हुए कहते हैं ये सच में एक ढोंगी है। और ऑर्क उनकी बात सुन के सोचता है लगता है मेरा बिजनेस अब यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने सर्वेंट और एरन पे। सर्वेंट अपने एरन से अपोलोजाइज होते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि वो एक नकली ऑर्क है। जिसके जवाब में एरन बोलता है कि कोई बात नहीं, उसने मुझसे कुछ बुरा नहीं कहा है। तभी एरन उस पर्ची को खोलता है जिसमें लिखा होता है कि अकेले खड़े होने के लिए अकेले रहना ज़रूरी नहीं है। फिर एरन सोचता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या उसने मेरे जो सपने में आदमी है उसको सेंस कर लिया था जब वो मेरे एज के बारे में पूछ रहा था। फिर जो अपना सर्वेंट है वो अपने एरन से बोलता है मुझे शुरुआत से अजीब लग रहा था जब वो आपकी एज के बारे में पूछ रहा था, जो बच्चा अपना एग्ज़ाम फेल करके यहाँ आ गया है। साथ ही वो कह रहा था कि आप किसी भी नाइट ऑर्डर में जुड़ सकते हो। जिसकी बात का जवाब देते हुए अपना एरन कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया पर मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं पास हो चुका हूँ पर अभी नहीं, मुझे एक होमवर्क दिया है स्वॉर्ड मास्टर ने, जब मैं उस होमवर्क को फिनिश कर लूँगा तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। जिस बात को सुनकर जो सर्वेंट है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्या। तभी जो कार्ट चलाने वाला बंदा है वो अपने एरन से कहता है यंग मास्टर गैरन फैमिली की जो कार्ट है वो हमारे पास आ रही है। जिसे देखने के लिए सर्वेंट बाहर निकालता है अपना सर और कहता है ये तो विस्काउंट गैरन फैमिली है, ये सच में वही हैं। जिसके बारे में सर्वेंट बताता हुआ बोलता है गैरन फैमिली, ये फैमिली अपने पेरियर फैमिली की बहुत बड़ी दुश्मन है जिन्होंने अपने यंग मास्टर को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट भी किया था। जिसके बाद अपना सर्वेंट बोलता है ये तो गैरन फैमिली का सेकंड सन है आरोन गैरन। फिर हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है। फिर अपना सर्वेंट एरन से बोलता है यंग मास्टर जो सर आयरन गैरन है और जो उनके मास्टर सर जैक हैं वो अपने कार्ड से बाहर आ चुके हैं, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप यहाँ रह सकते हैं। जिसके जवाब में एरन बोलता है मैं ठीक हूँ, ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं बाहर नहीं आया तो। जिसके बाद एरन और सर्वेंट बाहर जाते हैं और जो अपना सर्वेंट है वो उन दोनों को ग्रीड करता है। फिर जो अपना आरोन है वो कहता है हाँ, और फिर अपने मन में सोचता है एरन को गाली देते हुए क्या ये बहुत लंबा नहीं हो गया। फिर वो अपने एरन से कहता है मुझे लगता है कि शायद आप क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी से वापस आ चुके हो।
तभी अपना सर्वेंट बोलता है कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप हमारे टेरिटरी में क्यों आए हो। फिर एरन उसका जवाब देते हुए कहता है कि मुझे मेरे पिता का कोई मैसेज देना है। और वो एरन से बोलता है बहुत समय हो गया आपको नहीं मिला, क्या आप ठीक हो। जिसके जवाब में जो अपना एरन है वो ज़्यादा कोई रिएक्शन ना दिखाते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद एरन बोलता है कि मुझे लगता है कि क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप एकेडमी में आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, क्या आप अपनी स्वॉर्डमैनशिप को अब भी जारी रखोगे। तो जो अपना एरन बोलता है कि हाँ शायद। फिर वो कहता है कि जो आपकी फैमिली है उसमें ये सच है कि आपको बहुत आपने बहुत ज़्यादा लेट शुरू करा है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। जिसे सुनकर जो अपना सर्वेंट है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे गाली देता है और कहता है ये हमारे यंग मास्टर से सिर्फ 1 साल छोटा है तब भी ऐसी बातें कर रहा है। फिर अपना एरन कहता है कि हाँ ये बात सही है, और क्या आपको कुछ और भी कहना है। फिर एरन बोलता है कि नहीं। फिर जो अपना एरन है वो बोलता है अगर आपको कुछ और नहीं कहना तो मैं फिर चलता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता है। एरन को ऐसा बात करते देख जो सर जैक हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसा उसने ताना मारा था, क्या ये सच में वही डेड बर्ड नोबल है। और जब एरन जा रहा होता है तो जो एरन होता है वो गुस्से में बोलता है रुको। फिर वो बात संभालने के लिए प्यार से बोलता है कि चलो अपने हाथ मिलाते हैं। और एरन उससे पूछता है ऐसा क्यों। फिर जो एरन होता है वो उसको मन में गाली देता है और कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है स्वॉर्ड मैन अपनी स्ट्रेंथ के बदौलत अपनी बातें करते हैं। जिसे सुनकर जो अपना एरन है वो बोलता है कि ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना। फिर जो एरन है वो बोलता है कि मुझे लगता है जो आपकी मेमोरी है जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। एक स्वॉर्ड्समैन जो बहुत ज़्यादा फेमस थे जिनका नाम था लुइस सोगार्ड, वो मानते थे कि ग्रिप स्ट्रेंथ से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होता है ना सर जैक। फिर जैक भी कह देता है हाँ ये बात सही है। उसके बाद जो ये प्रिंस है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है हमारे जो ग्रेट नाइट है उन्होंने भी ये बात बोल दी है। फिर जो अपने एरन है वो उसके हाथ की तरफ देखता है और तभी उसके हाथ से अपना हाथ मिला लेता है। उसके बाद जो अपना एरन है वो बोलता है कि अब मैं इसकी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा भले ये कुछ भी कहे। फिर जो एरन होता है वो अपने एरन का हाथ बहुत ज़ोर से दबाने लगता है, पर जो अपना एरन है वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होता है। एरन अपने मन में सोचता है उसको गाली देकर इसने इतना टाइट ग्रिप नहीं करा, फिर भी जो इसका प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। फिर एरन बोलता है चलो मैं अभी अपनी ग्रिप टाइट कर लेता हूँ। जैसे ही जो अपना एरन है वो अपनी ग्रिप टाइट करता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है दूसरा बंदा, और अपना दर्द के कारण अपना हाथ छुड़ा लेता है। उसके बाद एरन बोलता है ये मेरा पहली बार था तो मैं अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना। फिर जो अपना एरन होता है वो कहता है उसे गाली देकर मन में कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। तो अपना एरन बोलता है कि चलो फिर मैं पहले चलता हूँ। तभी वहाँ एक बिल्ली होती है जो बोलती है क्या ये बस ख़त्म हो गया। जिसे देख कर वो सब हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या एक बोलने वाली बिल्ली। फिर वो बिल्ली बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसे बहुत ज़ोर से मारो। फिर ऑथर हमें बताता है ऐसी चीज़ें जिन्हें नहीं माना जा सकता, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, ऐसी चीज़ें जो तुम्हें देखने पर अपनी आंखों पर डाउट कर दे उसे मैजिक बोलते हैं, पर इधर वो मिस्टिक आर्ट्स कहलाती हैं। तभी जो सर जैक है वो बोलता है कि जो मिस्टिक्स जो चीज़ें होती हैं उनके साथ रहना अच्छा नहीं माना जाता, तो शायद हमें जल्दी जाना चाहिए। फिर जैक मिस्टिक बिल्ली से कहता है मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ अगर मैंने आपके लिए कुछ गलत करा हो, अगर आप गुस्सा हो तो आप हमारे टेरिटरी में जा सकते हो। फिर वो बिल्ली बोलती है क्या तुम लड़ नहीं रहे, क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे, ये कितना बोरिंग है। उसे देखकर जो अपना दूसरा सर्वेंट होता है वो बोलता है अरे ये तो 2 पैरों पे खड़ी हो गई। उसी बीच जो बिल्ली अपना पाउच निकालती है और उसमें से वो एक स्वॉर्ड निकालती है जिसे वो चलाने लगती है और कहती है तुम्हें एक स्पारिंग मैच तो करना चाहिए ऐसे ऐसे, और वो स्वॉर्ड चलाकर दिखा रही होती है। तभी सर जैक उसे समझाते हुए कहता है कि जो हमारी फैमिली की रिलेशनशिप है वो ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, हम एक दूसरे पर रिलाई करते हैं, आप शायद गलत समझ चुके हो। बिल्ली फिर कहती है अरे मैंने सोचा था आज कुछ फ़न करने को मिलेगा। उसके बाद सर जैक अपने एरन से ही बोलता है कि हमें माफ़ कर देना, आप जो इतनी लंबी जर्नी से आए हो आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। और फिर कहता है एरन चलो अपनी कैरेज में चलते हैं अब हम। फिर जो अपना एरन का सर्वेंट होता है वो बोलता है चलो यंग मास्टर हम भी चलते हैं। फिर एरन अपने सर्वेंट से पूछता है क्या ये कोई पर्सन है जो एक बिल्ली में बदल गया है। जो फिर उसके बाद जो अपना सर्वेंट है वो बोलता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, पर ये शायद अपनी मिस क्रिल से मिलता जुलता है क्योंकि वो एक मिस्टिक आर्ट परफॉर्मर है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो एरन है वो अपनी फैमिली से मिल चुका है और वो बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ। उसका जो फादर है वो बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी, चलो अब जल्दी अंदर चलते हैं। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरन के फादर बोलते हैं क्या ऐसी बात है, फिर तो जो तुम्हारी तलवारबाजी का जो स्वॉर्डमैनशिप का जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये तो एक्नॉलेज करने वाली बात है, मुझे तुम पर गर्व है एरन। एरन बोलता है थैंक यू फादर। उसके बाद एरन के फादर बोलते हैं मैंने मार्कोस से सुना था जो कि उसका सर्वेंट होता है कि तुम रास्ते में किसी बोलने वाली बिल्ली से मिले थे। वो जो बिल्ली है वो एक मिस्टिक कैट है और जिसका नाम रूरू है। फिर एरन बोलता है क्या वो एक इंसान नहीं है जो बिल्ली में बदल चुका है। उसके बाद एरन के फादर बताते हैं हाँ वो एक सच में बिल्ली है जिसके पास एक ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस है।
फिर क्रिल अपने एरन को बताती है कि जो रूरू है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि पूरे कैपिटल में उसके ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा मिस्टिक आर्ट्स में। उसके बाद एरन की मदर बताती है 10 दिन पहले की बात है, रूरू हमारे यहाँ आई थी जो कि कह रही थी कि उसे क्रिल का मास्टर बनना है। हमने फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करी, पर उनकी बात पूरी होने से पहले जो क्रिल है वो उठती है और बोलती है, ब्रदर तुम इस बारे में क्या सोचते हो। फिर एरन उसका जवाब देते हुए कहता है कि मेरा मानना है कि जो आपके इंटेंशंस हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मुझे मिस्टिक आर्ट्स के बारे में इतना मालूम नहीं है। उसके बाद एरन की मदर भी बोलती है कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्रिल की फीलिंग्स हैं। फिर क्रिल एरन से पूछती है, मैं जानती हूँ तुम मिस्टिक आर्ट्स के बारे में इतना नहीं जानते, पर अभी तुमने कहा था ना कि तुमने उसे एक पर्सन के रूप में देखा था, तो तुम बताओ तुम क्या सोचते हो। तभी जो एमिलिया है वो क्रिल को बोलती है, क्रिल तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारा भाई बहुत दिनों बाद आया है। तो जो क्रिल है वो बोलती है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं उससे क्वेश्चन ही तो पूछ रही हूँ। एमिलिया बोलती है, इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसकी बात सुनकर जो एरन है वो अपने मन में सोचता है, क्या क्रिल के साथ कुछ बुरा हुआ है, वो इतना गुस्सा क्यों है, मुझे पता नहीं है वैसे तो। पर तभी एरन क्रिल को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई प्रेजेंट लेकर आया हूँ, मैं श्योर तो नहीं हूँ पर मुझे लगता है शायद तुम्हें पसंद आएगा। जिसे देखने के बाद जो क्रिल है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। एरन को प्रेजेंट देता हुआ देख जो उसके माँ बाप हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, देखो जो अपना एरन है वो क्रिल के लिए एक प्रेजेंट लेकर आया है। फिर जो क्रिल है वो गुस्से में बोलती है कि मुझे रिपीट मत करवाओ, मैंने तुम्हें थैंक यू बोला है ना। फिर जो एरन है वो बोलता है कि सॉरी, पर जो क्रिल है वो तब भी शर्मा रही होती है। फिर एरन एक बात याद करता है जो मार्कोस ने उससे बोली थी। मार्कोस बोलता है कि तुम उनमें से एक के लिए गिफ्ट लेकर चलो, और एरन बोलता है, थैंक यू मार्कोस, तुमने मुझे बचा लिया। तभी वहाँ रूरू आ जाती है और वो कहती है कि क्रिल के फादर मदर, मैं भी तुम्हारे लिए कोई प्रेजेंट लेकर आई हूँ, क्या तुम क्रिल के बड़े भाई हो। फिर रूरू कहती है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हारी एक ही सेंट है, पर तुम क्रिल से बहुत ज़्यादा अलग हो। तभी जो क्रिल है वो रूरू को पकड़ के उठा लेती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रूरू बोलती है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपको सरप्राइज़ कर दूँ। तभी एमिलिया क्रिल को रोकने के लिए कहती है, पर जो रूरू है वो बोलती है, मुझे शायद इसके भाई को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात सुनकर जो क्रिल है वो उससे पूछते, तुम ये क्या बात कर रही हो। और जो रूरू है वो अपने मन फिर से कहती है कि अरे ये तो मैं अपने मन में सोच रही थी, मैंने बोल को दिया। उसके बाद क्रिल उसे गुस्से से बोलती है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब था। तो रूरू बताती है कि जो उसका भाई है उसको जीतना ज़्यादा आसान है उससे, और जो तुम हो क्रिल वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो मेरा मानना है कि अगर मैं तुम्हारे भाई को जीत लेती हूँ तो मैं तुम्हें भी जीत लूँगी। तो मेरा तो वैसे यही मानना है। तो क्रिल गुस्से में उससे कहती है, तुम्हारी तो। फिर रूरू कहती है, क्या मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, चलो मैं अगली बार से ये नहीं करूँगी, तुम मुझे माफ़ कर दो। पर जो क्रिल है वो रूरू पे बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। जिसके बाद जो क्रिल होती है वो रूरू से कहती है, मैं तुम्हारी स्टूडेंट कभी नहीं बनूंगी। और रूरू उस बात को सुनकर कहती है कि मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर देना। जिसे देखकर जो अपने एरन के फादर होते हैं वो बोलते हैं, मैं पक्का श्योर नहीं हूँ मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँगा। फिर एमिलिया बोलती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले एरन तुम हमें अपनी एकेडमी के बारे में बताओ। उसके बाद हमें एरन अपने कमरे में दिखाया जाता है और वो सोचता है, मैं सिर्फ एक प्रेजेंट लेकर आया था जिससे मेरे माँ बाप इतने ज़्यादा खुश हो गए। मैं खुश भी हूँ और बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ क्योंकि वो इतने से में ही खुश हो गए, और साथ ही मैं अपना समय पहले की तरह वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और जो मैं अपना स्वॉर्ड वे है उसे ज़रूर फाइंड करूँगा। उसके बाद एरन बोलता है, क्या कोई बाहर है। तो बाहर से आवाज़ आती है, यस यंग मास्टर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जिसे एरन भी अलाउ कर देता है। फिर वो मेड एरन से कहती है, आपने बोला था कि कल आप ट्रेनिंग ग्राउंड जाओगे। जिसके जवाब में एरन कहता है, हाँ, और जो भी मैंने तुम्हें चीज़ें मेंशन करी थी प्रिपेयर करने के लिए उन्हें तुम प्रिपेयर कर देना। फिर मेड बोलती है, सर क्या आप ऑल राइट हो, क्योंकि मैंने सुना था आपको एकेडमी से निकले लगभग आधे महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, उसके बाद आप यहाँ पहुँचे हो, शायद आप बहुत ज़्यादा थक गए होगे। फिर एरन बोलता है, मुझे तो उससे ज़्यादा अपने स्वॉर्ड की टेंशन है जिसे लगभग पकड़े बिना लगभग आधे महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। हमारे अगले सीन में हमें गैरोन की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें विस्काउंट जैक को बुलाता है और पूछता है कि एरन के एक्सप्रेशंस कुछ अच्छे नहीं थे, क्या जब तुम फेरिडिया टेरिटरी में गए थे कुछ हुआ था। जिसके जवाब में जैक बताता है, जब हम वापस आ रहे थे तो हम यंग मास्टर एरन से मिले थे। फिर विस्काउंट पूछते हैं, क्या वो डेड बट नोबल स्वॉर्ड अकेडमी से वापस आ गया है। जिसके जवाब में जैक हाँ बोलता है, और साथ ही ये भी कहता है अपने एरन और एरन फेरिडिया के बीच में बातचीत भी हुई थी। जिसे सुनकर जो विस्काउंट है वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। तो अचानक ही भड़क के कहता है, इसका क्या मतलब बनता है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे जब ये सब चीज़ हो रही थी। तो जैक बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद अचानक ही विस्काउंट प्यार से बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, हाँ तुम्हारी कोई रीज़न होगा जो तुमने इसके बीच में नहीं पढ़े, हाँ ऐसा ही हो सकता है।
उसके बाद जो विस्काउंट है वो फिर से भड़कता है और कहता है वो लड़का तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा सा था। उसके बाद जैक बताता है कि वो बिल्कुल अलग ही पर्सन बन चुका है, साथ ही उसने एकेडमी में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करी हैं। फिर विस्काउंट अपने मन में सोचता है जो हेरन फेरेरिया है उसे मैं शुरुआत से ही पसंद नहीं करता था। उसके बाल जो बहुत मजबूत हैं और साथ ही उसकी एक बहुत सुंदर पत्नी, उसके साथ ही जो एक मिस्टिक आर्ट्स करने वाली उसकी एक लड़की। अब तो मेरे सुनने में आया है कि जो उसकी टेरिटरी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। साथ ही वो एरन के बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें कह रहा होता है। तभी जो विस्काउंट का बड़ा लड़का है जिसका नाम रेयन गैरन है, वो अपने फादर को चुप होने के लिए बोलता है। कहता है फादर आप शांत हो जाइए, जिसे सुनकर उसका फादर बोलता है क्या तुम्हारे पास एक प्लान है। उसके बाद रेयन अपना प्लान बताता है और बोलता है अब एक्सपर्डेशन शुरू ही होने वाला है। और जब फेरेरिया टेरिटरी में हेल किंगडम के 6 साउथर्न फैमिलियों की कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी तब हम उस डेडबर्ट नोबल को ख़त्म कर देंगे। जिसे सुनकर जो विस्काउंट है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जैक को जाने के लिए कहता है। और जैक वहाँ से जाते जाते सोचता है कि जो ये पागल ओल्ड मैन है, अगर ऐसा हुआ तो जो एरन फेरेरिया है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस जाएगा, क्योंकि अब विस्काउंट का बड़ा लड़का इसमें आ चुका है। तो अब ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी एरन के लिए। हमारे अगले सीन में हमें अपना ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जिसमें जो गार्ड्स हैं वो बहुत सुबह सुबह आ रहे होते हैं और उनमें से एक बोलता है हम इतनी सुबह सुबह ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। जिसका जवाब देते हो जो उनका सीनियर गार्ड होता है वो बोलता है अब जो एक्सपर्डेशन है वो शुरू होने वाली है और अगर हमने उन मॉन्स्टर को अच्छे से मैनेज नहीं करा तो यहाँ गली गली पर मॉन्स्टर भटकते दिख जाएंगे। जिसकी बात का जवाब देते हुए वही गार्ड फिर से बोलता है जो तुम्हारी थिंकिंग है बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तभी वो सभी गार्ड किसी को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं जो कि अपना एरन होता है जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वो बोलते हैं ये तो लॉर्ड एरन है, क्या ये वापस आ गए। तभी उनका सीनियर गार्ड जाता है और एरन से पूछता है हेलो माय लॉर्ड, आप तो कल ही आए थे ना, फिर अचानक आप यहाँ ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो सुबह सुबह। जिसके जवाब में एरन बोलता है ये सिर्फ मेरी एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसीलिए मेरी फिक्र मत करो। जिसके जवाब में जो अपना गार्ड है वो बोलता है ठीक है माय लॉर्ड। फिर हमें 2 गार्ड दिखाए जाते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि मुझे लगता है कि इन्हें एकेडमी से किक आउट कर दिया गया है। दूसरा कहता है फिर भी इनकी जो फिजिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है पहले से। उसके बाद उनमें से एक गार्ड उसी प्लेट को उठाने लगता है जिससे जो अपना एरन है पुलअप्स मार रहा होता है, और वो कहता है कि आखिरकार लॉर्ड इसे उठा कैसे पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भारी है। तभी उनका वहाँ नाइट आ जाता है और उन्हें गाली देते हुए कहता है तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम इधर खेलने के लिए आए हो। तभी उनमें से एक गार्ड बोलता है सर जुक्रोन आप यहाँ आ गए, हम अपने लॉर्ड की ट्रेनिंग देख रहे हैं। जिसे देखकर उनका नाइट भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर जुक्रोन बताते हुए कहता है जो ये चिनअप्स कर रहे हैं एक प्लेट लगा के कर रहे हैं, पता नहीं इनके साथ 1 साल में क्या हो गया, जो इनकी पोस्चर है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। जिसे देखकर जो जुक्रोन है वो हवा फैलते हुए बोलता है ये तो नाइट्स के लिए कोई बात नहीं होती, इससे भी बहुत अच्छा कर लेते हैं हमारे यहाँ के नाइट्स और मैं भी। फिर हमें हमारे एरन की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा औसम होती है, जिसे देखकर सब बंदे बोल रहे थे तो इम्पॉसिबल है। तभी वही गार्ड जुक्रोन से बोलता है सर जुक्रोन ये तो आप बहुत आराम से कर लोगे ना। जिस बात को सुनकर जो नाइट है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और उन सभी से कहता है अभी सुबह के 6:10 हो रहे हैं, अब तुम कितना समय लगाओगे अपनी इस चिट चैट में, जल्दी से एक लाइन बनाओ। उसके बाद जो हमारा एरन है वो शॉर्ट ट्रेनिंग करने के लिए जा ही रहा होता है। तभी वहाँ एक बिल्ली आती है जो कि रूरू होती है, जिसे देखकर जो एरन है वो ये सोचता है क्या वो उसे मनाने आई है। फिर एरन बोलता है एनीवे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता हूँ, और अगर मुझे मेरा स्वॉर्ड पाथ पाना है तो मुझे उस बंदे की तरह स्वॉर्ड चलाना बंद करना चाहिए, और जो भी मैंने एकेडमी से सीखा है मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद हमारा अगला सीन 1 हफ्ते के बाद शिफ्ट होता है जहाँ एरन और बाकी सभी रनिंग कर रहे होते हैं, और वो गार्ड सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, वो बिल्कुल अभी ठीक है, उसको बिल्कुल पसीने भी नहीं आए और जो उसकी ब्रीथ है वो भी बिल्कुल स्टेबल है, साथ ही वो हम सभी से तेज़ भी दौड़ रहा है। फिर वो गार्ड रुकते हुए कहता है कि अब मैं और नहीं दौड़ सकता। उसके बाद वो गार्ड बोलता है यंग मास्टर आपका जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। जिसे सुनकर एरन बोलता है क्या सच में मेरा जो स्टेमिना है वो इम्प्रूव हो चुका है। गार्ड बोलता है कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म होने वाली है और लॉर्ड आप कब तक अपनी ट्रेनिंग करोगे। फिर एरन बोलता है मैं बस थोड़ी देर तक और अपनी ट्रेनिंग को जारी रखूँगा। और तभी अपने मन में एरन सोचता है उन सभी दोस्तों को जो उसे क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप में मिले थे, और कहता है वो सारे बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, और अगर मुझे वो सपना नहीं आता तो आज भी मैं। तभी एरन रूरू की तरफ देखने लगता है और बोलता है इसे लगभग 1 हफ्ता हो गया जब से हमें यहाँ देख रही है, पर ये क्या सोच रही होगी। फिर वहाँ एक गार्ड आता है और एरन से बोलता है माय लॉर्ड आपको यहाँ बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो एरन पूछता है क्यों। फिर वो गार्ड बताता है कि उसने सुना है कि जो इधर ये बिल्ली है ये मिस फॉर्चून ला सकती है अगर जो इसके साथ रहेगा, और शायद ये कर्स्ड भी है, इसीलिए कोई सैनिक इसके पास नहीं जाता।
तभी वहाँ अपना सर्वेंट आ जाता है और वो बोलता है, यंग मास्टर क्या आपने अपनी ट्रेनिंग फिनिश कर ली? फिर एरन रूरू को बुलाता है और रूरू बोलती है, क्या है? एरन बोलता है, रूरू तुमने बोला था ना कि तुम मुझे मनाने आओगी, तो तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करती? और जब मैं तुम्हारे पास जाता हूँ तो तुम मुझे इग्नोर भी नहीं करती। फिर जो है रूरू है वो इसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है कि जो क्रिल को छेड़ने में मज़ा आता है पर तुम्हें नहीं, तुम जो वैली में जो कंकड़ पड़े रहते हैं उनके तरह उबाऊ हो। जिसे सुनकर जो एरन है वो अपने आप पे पछताने लगता है कि उसने इससे पूछा ही क्यों। साथ ही वो कहता है, तुम बहुत मतलबी हो। रूरू आती है उसके पास और बोलती है, मैं तुम्हें कुछ प्रेजेंट देती हूँ। उसके बाद रूरू अपने पॉकेट में से एक कैटाई निकालती है और एरन को देते हुए बोलती है, तुम मेरे बारे जो क्रिल है उसको मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें बोल देना। तभी वहाँ अपना सर्वेंट आ जाता है और वो बोलता है, ये तो कैटाई है। जिसे देखकर एरन बोलता है, ये शायद एक्सपेंसिव होगा। फिर अपना जो सर्वेंट है वो बताता है, ये इतनी ज़्यादा महंगी है कि इससे अपने फेरिया टेरिटरी का 1/4 हिस्सा खरीदा जा सकता है। जिन बात को सुनकर रूरू बोलती है, तुमने जो ये बातें करी हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए शुक्रिया। फिर एरन रूरू से पूछता है, तुम मेरी बहन को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए इतनी उत्तेजित क्यों हो, जिसके लिए तुम इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें मुझे देने के लिए तैयार हो? और रूरू सोचने लगती है तो जो एरन है वो बोलता है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई रीज़न नहीं है? और रूरू उसका बात का जवाब देते हुए बताती है, मैं बस उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है, क्या इसके लिए भी कोई रीज़न चाहिए होगा? फिर हमारा सर्वेंट बोलता है, फिर भी ये तो एक रिश्वत ही है ना। तभी रूरू बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी कीमत पता नहीं है? मुझे क्या पैसों की कीमत नहीं पता जो तुम मुझे ऐसा सोच रहे हो? मार्कोस बोलता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तो रूरू बोलते है, क्या तुम पागल हो या तुम मुझे पागल समझते हो? मैं एक बिल्ली हूँ, फिर भी मैं इसकी कीमत जानती हूँ, ध्यान रखना ये बात। तभी रूरू अपने पाउच में से कुछ निकालते हुए बोलती है कि पता नहीं लोगों को इतने जेम्स और गोल्ड इतने अच्छे क्यों लगते हैं, जब से उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो मेरे पास है। तभी रूरू अपने पाउच से एक वुडन बॉल निकालती है और बोलती है, इसकी तरफ देखो। फिर रूरू बोलती है, जो ये वुडन बॉल है ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी जो स्मेल है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके लिए तो मैं कितनी भी आंखें देने के लिए तैयार हूँ बिल्ली की, पर मैं इसे नहीं दूंगी किसी भी कीमत पर। मेरे पास बस यही नहीं है, मेरे पास और भी बहुत चीज़ें हैं। उसके बाद जो रूरू है वो एक फॉक्स टेल के बारे में बताती है और बोलती है, जब मैंने मिस्टिक आर्ट्स नहीं सीखी थी तो उससे पहले की मेमोरी इसमें है। साथ ही जो ये टेडी बेयर है ये मेरे को मेरी एक बिल्ली दोस्त ने दिया था। रूरू बोलती है, जो ये ट्रेजर्स हैं इन्हें तो कोई गोल्ड और जेम से भी नहीं खरीद पाएगा। फिर जो अपना सर्वेंट है मार्कोस वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। फिर एरन अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था ये ऐसी बातों को सोचती है, तो क्या शायद जो क्रिल है उसे भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता? रूरू बोलती है, तुम ऐसे ट्रेजर्स को कहीं भी और नहीं ढूंढ सकते। हाँ मैं बता रही हूँ पहले ही। फिर जो अपना एरन है वो मन में सोचता है, मुझे ये बिल्ली बहुत अच्छी लगी। तभी जो रूरू है वो एरन से बोलती है कि एनीवे एरन, तुम इन सभी चीज़ों को ले लो और क्रिल से मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें बोल देना। पर जो हमारा एरन है वो बोलता है, मुझे माफ़ करना पर मैं इन्हें नहीं ले सकता। तो रूरू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या तुम्हें जानते हो ना कि ये बहुत ज़्यादा सुपर एक्सपेंसिव हैं? जिसके जवाब में एरन बोलता है, साथ ही मैंने ये भी सुना था कि मनी से भी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें भी होती हैं। मैं इनको नहीं लूँगा, पर जो भी मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ मैं वो क्रिल को बता दूंगा। उसके बाद जो रूरू है वो जाने लगती है और एरन से बोलती है, वैसे मैं क्रिल को इतना जानती तो नहीं हूँ, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि मैंने अब तुम्हें जीत लिया है और अब ये बात साबित हो चुकी है कि तुम क्रिल से ज़्यादा अच्छे आसान अपोनेंट हो, पर मैं फिर भी तुम्हें मनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। पर तभी रूरू बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बोलती है, एरन एरन जल्दी मेरे साथ चलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और उसे देख के एरन भी घबरा जाता है और बोलता है, क्या काम है, जल्दी बताओ क्या गलत हो गया इधर। और हमें पता लगता है कि जो रूरू है वो अपना खाना खा रही होती है और अपना एरन पीछे से भगा भगा आता है और कहता है, मुझे बताओ क्या बात हो गई इधर। उसके बाद रूरू बोलती है, जब तक मैं खाना खा रही हूँ प्लीज़ मेरे साथ रहो। तो जो अपना एरन है वो बोलता है, अच्छा तो ये है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और रूरू बताती है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील करती हूँ जब मेरे साथ कोई नहीं होता जब मैं खाना खा रही होती हूँ। तो उसके बाद अगले दिन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है जो रूरू है वो फिर से बोलते हैं, एरन एरन फिर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो एरन उसे देख के बोलता है, अब इस बार क्या प्रॉब्लम हो गई इतनी बड़ी? रूरू बोलती है, वो बिल्ली का बच्चा जो उधर लेटा पड़ा है, क्या आप जानते हो वो क्या सोच रहा है? जिसके जवाब में एरन बोलता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ कि ये क्या सोच रहा है। जिसे सुनकर रूरू बोलती है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो जबकि मैंने तुमसे ये पूछा है? तो ये सुनकर जो अपना एरन है उसका मुंह बन जाता है। फिर एरन बोलता है, क्या तुम मुझसे अनुमान लगाने की बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें आंसर पता है? तो जो रूरू है उसके बात का जवाब देते हुए बोलती है, मुझे कैसे पता होगा कि दूसरी बिल्लियाँ क्या सोच रही है? फिर जो हमारा एरन है वो हंसने लगता है। तो जो रूरू पूछती है कि हंसने वाली क्या बात है? जिसका जवाब एरन बोलता है कि कुछ नहीं,
और फिर वो और ज़ोर से हंसने लगता है। रूरू बोलती है कि आखिर क्या बात हो गई। फिर एरन हंसने लगता है और तभी वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और तभी एरन को मास्टर लेन की बात याद आ जाती है, जो कि एरन से बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास 1 साल है जिसमें तुम्हें अपनी स्वॉर्ड वे ढूंढना पड़ेगा। फिर एरन अचानक खड़ा हो जाता है और उधर से जाने लगता है और रूरू पूछते हैं, एरन तुम अचानक से कहाँ जा रहे हो। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारिश आ रही होती है और एरन अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और मुझे अपना स्वॉर्ड वे फाइंड करना है और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं अपना स्वॉर्ड वे कैसे फाइंड करूँगा। साथ ही जब से मैंने एकेडमी छोड़ी है तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था कि मुझे अपना स्वॉर्ड वे ढूंढना है। और जो रूरू होती है वो एरन को चुपचाप बैठकर देख रही होती है। जो एरन होता है वो इन्हीं बातों को सोचता सोचता अपना जो स्वॉर्ड स्लैश है उसे लगाने वाला होता है और उसे ये सब करता देख रूरू देख रही होती है। तभी जो अपना एरन है वो अपना स्वॉर्ड स्लैश लगा देता है और अपने मन में कहता है मुझे अपना स्वॉर्ड वे फाइंड करना होगा। उसी के साथ एरन अपने मन में सोचता है और आखिरी में मैंने उसी के स्वॉर्ड वे से अपनी स्वॉर्ड जो है वो उसे स्विंग करा है। तभी वहाँ रूरू आती है और वो बोलती है, एरन कभी तुमने मिस्टिक आर्ट्स को सीखने की कोशिश करी है? जिसके जवाब में एरन बोलता है कि तुम अचानक से क्या बातें करने लगी हो। उसके साथ ही वहाँ एक मैजिकल गोला सा बन जाता है और एरन उसे ही देखने लगता है और जो अपनी रूरू है वो एरन को बुलाती है और उससे बोलती है, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे? इसी के साथ जो ये वीडियो है ये समाप्त हो चुकी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और साथ ही जो भी आपको इस चैप्टर में अच्छा लगा है वो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।